हाँ जी बच्चों, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये चैप्टर एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर में बेसिकली सवाल बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, बहुत इजी सवाल होते हैं। ये चैप्टर हमारे 3 चैप्टर का बेस बनता है। एक ये खुद, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और तीसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर को पढ़ते वक्त थोड़ा मोड़ा भी डिफिकल्टी नहीं आएगा, क्योंकि आप इस चैप्टर में जो भी पढ़ने वाले हैं वो सब आप 10th में पढ़ चुके हैं। 1-2 पॉइंट शायद ही नया मिल जाए, तो अपन इसको ऐसे भी रिवीजन क्रैश कोर्स के लिए कर भी रहे हैं, तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। और इस चैप्टर से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर मिस हो जाता है, वो है एक साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, आप सभी के पास एनसीईआरटी होगा, ओपन कर लीजिए जरा सा। एक साइंटिस्ट पंचानन महेश्वरी के बारे में दिया होगा, पेज पर लो। मिला? सर एमएस स्वामीनाथन कौन है? पंचानन महेश्वरी ही है ना? एक बार मिस किसका था? वो 11th में था, अंश में। हाँ उसमें। पंचानन महेश्वरी, यस। तो इनसे पहले एक पंचानन महेश्वरी के बारे में दिया हुआ है। पंचानन महेश्वरी वो साइंटिस्ट थे जिनके चेयरमैनशिप में पहली बार एनसीईआरटी बना था, पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ही वाज द मैन बिहाइंड एनसीईआरटी, जिनको क्या अभी पढ़ रहे हो। ठीक है, दूसरा चीज, इन्होंने प्लांट एम्ब्रायो पे बहुत काम करा है। ठीक है, प्लांट्स का एम्ब्रायो कैसा होता है उस पर। क्या ये 2 मेजर था, आपको पंचानन महेश्वरी का नाम याद रखना था, और इन्होंने प्लांट एम्ब्रायो पे बहुत काम करा है, ये बात याद रखना है, बाकी ज्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम 2-3 चीज जानेंगे। कोई चीज जन्म क्यों लेता है, दूसरा कैसे लेता है, उसका थोड़ा सा बेसिक प्रोसेस जो 10th में पढ़े थे कि गैमेट बनता है, गैमेट फ्यूज करता है, जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट इम्प्लांट होता है और बच्चा होता है, बस इतना ही स्टेप। तो आगे आप पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जहां आप ह्यूमंस में कैसे क्या होता है वो जानोगे, और फिर प्लांट रिप्रोडक्शन में जहां प्लांट में कैसे क्या होता है वो जानोगे। ठीक है, यहां पे तो बस बेसिक नाम है। ठीक, तीसरा चीज लाइफ स्पैन कैसे होता है। तो भाई जब जीवन शुरू हुआ तो जीवन में 3 ही चीज होगा मेजरली। पहले आप बच्चे होंगे, फिर आप बड़े होंगे जहां रिप्रोड्यूस करेंगे, और फिर आप बूढ़े होंगे जिसके अंदर आप मर जाएंगे। यही होगा, यही साइकिल रिपीट करता रहेगा। ये अलग बात है कि रिप्रोडक्शन का तरीका सबका अलग अलग होगा। कोई एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा, कोई सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा। एसेक्सुअल में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, सेक्सुअल में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, है ना? कुछ हैप्लॉइड होते हैं, कुछ डिप्लॉइड होते हैं। तो ये सब चीज आप मेजरली पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले लाइफ स्पैन एक नाम है। लाइफ स्पैन, जीवन काल, व्हाट इज इट? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। कोई ऑर्गेनिज्म जब जन्म लिया और जब मर जाएगा, इन 2 समय के बीच का जो गैप है वो क्या कहा जाता है? लाइफ स्पैन। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। कोई दिक्कत? चलिए, अक्सर एक मिसकंसेप्शन ये है कि हम लाइफ को जोड़ देते हैं ऑर्गेनिज्म के साइड से। जो छोटा चीज जो जल्दी मर जाएगा, जो बड़ा चीज जो बहुत समय में मरेगा। नहीं सोचते ना, लगता हाथी तो बहुत लंबे समय तक जिंदा रहता होगा और चींटी बहुत जल्दी मर जाती होगी। एग्जाम्पल, ये गलत बात है। लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद इट्स बॉडी साइज। ये एक एनसीईआरटी का लाइन है। किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके बॉडी साइज से रिलेटेड नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक था टाइगर में बोल देना, कौवा, क्रो, और एक थी, क्या बात है, कुछ ज्यादा रोमांटिक हो रहा है ना? बताओ। खैर, पैरट और क्रो दोनों का लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट, सॉरी, दोनों का बॉडी साइज ऑलमोस्ट सेम ही, दोनों सेम ही तरह का दिखता है। कौवा कितना साइज दिखता है? हाँ, दोनों एक ही बड़ा, मतलब एक ही साइज का दिखता है ना। इतना बड़ा कौवा भी होगा, इतना बड़ा होता है। ऐसे फेक होता है, उसमें छोटा होता है। अच्छा, इतना छोटा होता है पूंछ के साथ? तो कौवा इतना बड़ा होता है? कहाँ का कौवा लेके आई है? सही नहीं, बच्ची है। हाँ, बच्ची। क्रो और पैरट लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट सेम ही है।
सॉरी लाइफ स्पैन बोल रहा हूं, बॉडी साइज ऑलमोस्ट सेम ही है लेकिन लाइफ स्पैन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्रो 35-40 साल जिंदा रहता है, जबकि पता है पैरट का लाइफ स्पैन कितना है? 4 साल। पैरट का लाइफ स्पैन होता है 140 साल। सही में रहता है। सही में रहता है। अगर कोई बीमारी नहीं होगा तो ये एक तोता 140 साल जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो देख लो कौवा कभी 140 साल सुने 35 से 40 साल में मर जाता है। और ये एक पेज पलट लो, मिल जाएगा राइट स्पैन वाला चीज। मिला? क्रो का कितना लिखा है? सॉरी क्रो का तो 15 इयर्स ही है, कौवा तो 15 साल नहीं, 35 भी हम ज्यादा ही बोल दिए। अब बताइए कुछ है रिलेशन? क्या लगता है बॉडी साइज से है? इंसान इतना बड़ा है ना, कितने साल जिंदा रहता है? 70, 80, 90, 100 मैक्स। ये देखो इतना तो नहीं जिंदा रहता ना, जबकि तोता कितना छोटा है, फिर भी इंसान के मुकाबले तो बहुत छोटा है। तो लाइफ स्पैन बॉडी के साइज पे डिपेंडेंट नहीं है। छोटा चीज का ज्यादा लाइफ स्पैन हो सकता है और बड़ा चीज का कम लाइफ स्पैन हो सकता है। लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर बॉडी साइज। जैसे साइज ऑफ क्रो एंड पैरट आर नॉट वेरी डिफरेंट, लेकिन लाइफ स्पैन में बहुत डिफरेंस है ना। ये एग्जांपल है किसका? एनिमल में। प्लांट का एग्जांपल लेते हैं। एक काम करते हैं, आम का पेड़ और एक पीपल का पेड़, बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं होता ना, थोड़ा बड़ा होता है पीपल लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी इस एज में पीपल सुनो कितना, दादी के जमाने का भूतहा पीपल याद आ रहा है? हाँ, तो दादी के जमाने का जो भूतहा पीपल है, दादी के जमाने में बहुत सुना होगा। एक बार याद भी था। बरगद भी होता है यहाँ, भूतहा बरगद नहीं, पीपल। ठीक है, पीपल का पेड़ नहीं होता है। होता है मेरे यहाँ बरगद होता है। नहीं, बरगद का पेड़ वाला होता है। नहीं, हम पीपल में भूत चुड़ैल बैठाएंगे तब। अरे पूजा है ना। उसका पूजा है। अरे मान लिए यार, सही में भूत खोज रहे हैं। फिर से बॉल फिक्स व्हाइटनर कुछ नहीं, चलो ठीक है चलिए। तुम पीते हो। सुनो सुनो सुनो, तो पीपल और मैंगो या बनियान में भी एग्जांपल एक्चुअली बनियान के साथ है एनसीईआरटी में, बट यहाँ पीपल लिखा तो पीपल बोले। बनियान का लाइफ बहुत ज्यादा होता है, 150। ठीक है, 200-250 टाइप, और ये मुश्किल से 100, 70 से 100, तो अंतर तो है ना, बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है। ठीक है, इतने के बाद जब अपन अगला बात करेंगे तो बात करेंगे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर वर्चुअली इमॉर्टल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर वर्चुअली इमॉर्टल। मतलब कोई भी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, वो कभी भी मरता नहीं है, दे डू नॉट हैव नेचुरल डेथ, इसलिए वर्चुअली सब यूज करते हैं। यहाँ पूरा नहीं लिखा है, ये जो लिखा है वो एनसीईआरटी का लाइन है, बट एक लाइन ऐसा लिखा है कि यूनी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर वर्चुअली इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब, इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? अमर, जो कभी न मरे। लेकिन एक शब्द लिखे वर्चुअली, मतलब ऐसा नहीं वो कभी नहीं मरे, वो नेचुरली कभी नहीं मरता। अगर तुम अमीबा पकड़ के मसल तो मर ही जाएगा, लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि अमीबा बच्चा है, अमीबा बड़ा होगा फिर बूढ़ा होकर मर जाएगा, तो नहीं, अमीबा बच्चा है, अमीबा थोड़ा बड़ा होगा और इससे पहले कि बूढ़ा हो वो रिप्रोड्यूस करेगा और 2 बेबी अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अमीबा का बच्चा, अमीबा का बड़ा, फिर अमीबा का बच्चा, अमीबा का बड़ा, फिर अमीबा का बच्चा, अमीबा का बड़ा, ऐसा चलता रहेगा। अमीबा कभी बूढ़ा होगा ही नहीं, और अगर बूढ़ा नहीं होगा तो कभी मरेगा? नेचुरल डेथ नहीं मरेगा। इसलिए क्या बोलते हैं उसको? वर्चुअली इमॉर्टल। हमारे मारने पर तो मर ही जाएगा, जिस दिन खुन्नस खा के बैठ जाएगा आप तो अमीबा मारेंगे तो मरेगा, लेकिन अपने आप बूढ़ा होकर नहीं मरेगा। कोई दिक्कत है में? चलिए नेक्स्ट पार्ट, रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? कोई बताएगा व्हाट इज रिप्रोडक्शन? कोई नहीं? यूज करेगा। रिप्रोडक्शन के डिफरेंशियल में रिप्रोड्यूस टर्म यूज करेंगे तो कैसे चलेगा? The process by which organisms produce more of its own kind.
वो प्रोसेस, वो तरीका जिससे कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। अपने जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ऐसा नहीं कि कुत्ता रिप्रोड्यूस करा और बिल्ली का बच्चा पैदा हो गया, नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो अपने जैसे, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है? अपने जैसे। अच्छा, अब इतना बड़ा काम वो अकेले कर रहा है या किसी के साथ कर रहा है, इसके बेसिस पे ये फिर से दो तरह का हो जाता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अकेले रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी के साथ मिलकर रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे में कौन सा होता है, एसेक्सुअल या सेक्सुअल? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या कोई मेल अकेले प्रोड्यूस कर सकता है बच्चा, कोई फीमेल? ठीक है, तो ओवरऑल देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अब देखो, अगर अपन बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बहुत टाइप हो जाएंगे इसमें। अच्छा, एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है जिसको लिखने के लिए कि हम ये स्लाइड खोले, वो जरूरी सुनो। अभी तक हम ये जानते थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है, वो गैमेट फ्यूज करते हैं और फिर फाइनली बेबी बनता है। नहीं पढ़े ना? मेल में क्या बनेगा? स्पर्म की एग, स्पर्म, और फीमेल में एग। स्पर्म और एग फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। डरो मत, सही बोलती हो, जाइगोट। जाइगोट फिर इम्प्लांट करेगा और इम्प्लांट करने के बाद बेबी प्रोड्यूस होगा। जाइगोट इम्प्लांट करने के बाद एम्ब्रायो बनाता है, एम्ब्रायो फाइनली फीटस बनाएगा और बच्चा बाहर। अब जो पॉइंट है वो ये है कि गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बनना जरूरी है, बिना उसके फ्यूज करेगा स्पर्म और एग करेगा फ्यूज? अंजलि नहीं करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी है? खड़ी हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता नहीं होता? पक्का? सुप्रिया? नहीं होता। कोई भी? पी ले पानी, पी ले। याद रखो, अरे हंसता नहीं, ये सब जोक था, और हंसना उधर मुठ भी करके हंसना, मेरे साथ मेरे स्नेह रहना, ठीक है? बेचारी सड़क देख कोई नहीं, पी ले पानी, उसके बाद ही कुछ बोलेंगे। खैर, तो यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन may or may not involve gamete formation। कैसे होगा? बता रहे हैं, रुक जाओ। may और may not, जरूरी नहीं है कि इसमें गैमेट बने ही या नहीं ही बने। अभी तक हम लोग कैसे डिफाइन किए थे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोले थे? सिंगल सेल का बोले थे। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर से रिलेटेड था? नहीं, जो अमीबा था रिप्रोड्यूस करता था। अच्छा, प्लांट में बर्डिंग नहीं होता, प्लांट में नहीं होता वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वो क्या है? यूनिपेरेंटल, मतलब एक पेरेंट हो, है ना? एक पेरेंट हो, ये मेजर था। एक सिंगल सेल का बात नहीं हो रहा, सिंगल सेल भी कई बार करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरे सेल के साथ मिलकर, दूसरे सेल के साथ मिलकर। हम क्या सिंगल बॉडी ही है ना, तो सिंगल बॉडी दूसरे बॉडी से मिलकर तो कर ही सकता है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। मल्टी सेलुलर में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ब्रायोफाइलम में लीफ से होता है, कहीं पे स्टेम कटिंग से होता है, पूरे प्लांट में हो सकता है। अब बोल, पूरा प्लांट एक सेक्शन है? सब 8 में पढ़े थे। फिर चुप रहो, सुनो। अब सुनो, गलत पढ़ा चलो, अब सुनो। जैसे मान लो यहां पे बात हुआ है यूनिपेरेंटल का, है ना, कि यूनिपेरेंटल होते हैं तो वहां काम हो रहा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कहीं ये पढ़े कि गैमेट प्रोड्यूस नहीं होता, इसका तो बात ही नहीं हुआ है। हम तो सिर्फ इतना बोले कि उसी को बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां एक पेरेंट ही बच्चा प्रोड्यूस कर दे। ये तो कभी बात नहीं हुआ कि गैमेट ही नहीं बने, स्पर्म और एग के बिना बच्चा प्रोड्यूस हो, ये तो नहीं बोले, एक पेरेंट बोले थे। जैसे
हनी बी के बारे में सुने हो? हनी बी का वो क्यों रिप्रोड्यूस करती है? हनी बी का लव स्टोरी सुनाते हैं, देखो अब बताया था सर जेनेटिक्स में। बताए थे। हाँ हाँ जेनेटिक्स में भी पढ़ना था, एक बार फिर से। हनी बी का लव स्टोरी चलने वाला है अभी। हनी बी बायोलॉजी क्लास चेंजिंग इनटू रोमांटिक क्लास। खैर लेकिन यहाँ धोखा भी है, सब है। होता क्या है, क्वीन बी पूरे छत्ते में एक होती है, बहुत सारी फीमेल वर्कर्स होती हैं और कुछ मेल्स होते हैं, ठीक है। जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, एनिमल हस्बेंड्री में इसको उड़ा देंगे, एनिमल हस्बेंड्री में भी सेम पढ़ना है, ठीक है। अभी जो बता रहे हैं एक है ना स्ट्रेटजी ऑफ फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर, उसमें ये दोबारा पढ़ना है, वहां ये उड़ा देंगे, पिछले भी ध्यान देखना, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं बताना। हनी बी में 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे भी कितने तरह के होते हैं? 2। कौन कौन? एक मेल एक फीमेल। मेल एक फीमेल, यहाँ 3, एक मेल एक फीमेल और एक फीमेल लेकिन स्टेराइल। हाँ स्ट्राइक होती है। स्टेराइल और फर्टाइल 2 शब्द है, सुनो ना। हाँ देख जानती हो बेटा? नहीं, एक शब्द है फर्टाइल, जो बच्चे को जन्म दे सकती है या जो बच्चा पैदा कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार फीमेल, मेल भी फर्टाइल होता है। अगर एक मेल का स्पर्म में ये एबिलिटी है कि वो जाकर एक के साथ फ्यूज कर सके तो मेल फर्टाइल है। फर्टाइल यानी विच कैन ability to reproduce। which cannot, ठीक है। स्टेराइल यानी वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, फर्टाइल यानी बच्चा पैदा कर सकते। देखना हनी बी में एक होती है क्वीन, ये फीमेल है, इसको जानती हो? ये फीमेल का सिंबल होता है, नोट कर लेना। और एक होता है ड्रोन, ये मेल होता है, ये मेल का सिंबल है, ठीक है। और एक होती है वर्कर भी, होती तो है ये फीमेल लेकिन ये क्या है? स्टेराइल। ये क्या है? फर्टाइल है, ये बच्चा पैदा कर सकता है। और ये फीमेल क्या है? फर्टाइल। अब तुम लोग चुप रहो, ठीक। तुम दोनों के लिए मेजरली बता रहा हूं वापस, ये लोगों को सुना हुआ है। ऐसा है, क्वीन भी होती है डिप्लॉयड 2n। ये सब n और 2n तो दिक्कत नहीं होगा, 2 न्यूक्लियस है, फ्यूजन से बना स्पर्म और एक के मिलने से, एक स्पर्म का न्यूक्लियस है, एक का न्यूक्लियस 2n। ये n होता है और ये भी क्या होती है? ठीक है। तो होता ही है कि जब क्वीन बी को कॉपुलेशन का मूड बना कि चलो आज कुछ करते हैं, तूफानी करते हैं, ऐसा आज कुछ तूफानी करते हैं हम सबके साथ, तो ये निकली और साथ में कुछ ड्रोन्स भी गया। ड्रोन यानी मेल, एक क्वीन के पीछे कितने भी ड्रोन जा सकते हैं, 10 12 15 20 कितना भी, है ना। किसी का तो चांस बने ऐसा वाला, गए लोग। इस फ्लाइट को बोलते हैं नप्शियल फ्लाइट। क्या बोलते हैं इसको? ये फ्लाइट एक ऐसा फ्लाइट, देखो खाना ढूंढने जाना अलग बात है, इस पे जाने का एम ही होता है कि मीटिंग करना है, ठीक है। इस वाला फ्लाइट पे जाने का मतलब कि मीटिंग करना है, कुछ भी अपने आप नहीं होता। क्वीन बी के बॉडी से कुछ हार्मोन्स निकल रहे होते हैं, उन हार्मोन्स को ये मेल सूंघता है और उसके बाद इसका मूड बना तो इसका भी मूड बन जाता है, समझे। फेरोमोन्स बोलते हैं उस तरह के हार्मोन को जो हवा में रिलीज होते हैं। खैर उसके बाद क्वीन नप्शियल फ्लाइट पे गई और बहुत सारे मेल्स पीछे पीछे। क्वीन भी खूब दौड़ती है, खूब भागती है हवा में बहुत दूर तक, ताकि जो कमजोर मेल हो थक हार के वो पीछे मर जाए या छूट जाए। पलायन तो क्या कि थक हार के वो सब पीछे ही छूट जाएगा। क्वीन बी के साथ जो सबसे दूर तक जा पाएगा, या दूर तक मान लो 10-15 जा पाया, टोटल में से मान लो 50 उड़ा था, कुछ तो पीछे ही छूट गया थक हार के। तो देखो ये नेचर का तरीका, नेचुरल सिलेक्शन का, हम लोग पढ़े थे ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे मजबूत होगा सिर्फ वही रिप्रोड्यूस कर पाया, तो सिर्फ उसका ही बच्चा आगे आएगा, जो कमजोर हो तो खत्म, समझे बात।
तो ये नेचर का तरीका है फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उसने चूज कर लिया, जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेल था वो सबसे दूर तक गया, वो फीमेल के साथ मेटिंग करेगा। ठीक है, इस मेटिंग में मेल का टेस्टिकल फट जाता है, क्योंकि फीमेल सामने से बैठी नहीं होती है, कभी इधर जा रही होती है, मेल का टेस्टिकल फट जाता है। टेस्टिकल यानी उसका टेस्टिस और इपिडिडाइमिस दोनों मिलाकर फट जाएगा, टेस्टिस फट जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, उससे मेल मर जाएगा। जाहिर सी बात है। फीमेल अपने लाइफ में एक ही बार मेटिंग करती है, दोबारा नहीं करेगी, तो उसके बॉडी का सारा स्पर्म अपने अंदर स्टोर कर लेती है। क्या करती है? यूज नहीं करती, क्या करती है? स्टोर करती है। सारा स्पर्म एक बार में ले ली। बेचारा एक मेल तो जो किया था मैटिंग, वो तो वहीं मर गया। उसके बाद वो वापस आ गई, और बाकी जो पीछे पीछे गया था उसको वापस आना अलाउड नहीं है, तो वो सब बेचारा भूख से मर जाएगा, क्योंकि इतना रईस की तरह यहाँ रहा है, इसको खाना ढूंढना नहीं आता, कुछ नहीं आता इसको, सब काम करके तो ये चली होती है, ये तो बस रईस की तरह बैठा हुआ है, खा रहे हैं बस। तो बाहर अगर इनको वापस 36 महीने नहीं मिला, मर जाएंगे बेचारे भूखे, सारे मर जाते हैं। अब सुनो, क्वीन वापस आई बहुत सारे स्पर्म को अपने बॉडी में स्टोर करने के साथ। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर मान लो सारा स्पर्म वो एक ही बार में यूज कर ले, तो उसके बाद तो कभी अंडा दे नहीं पाएगी। ये क्या करती है क्वीन बी, खूब सारा एग लेइंग करी। याद रखना, ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड उससे फर्क नहीं पड़ता, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है। याद रखना, गैमेट्स आर ऑलवेज, एक एनसीईआरटी गाइड है, गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, चाहे कुछ हो जाए गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है। ठीक, अब देखो यहां से एक ट्रिक दिखाते हैं, गैमेट हमेशा क्या होगा? हैप्लॉइड। अब एक बात बताओ, एक हैप्लॉइड यानी क्या? एन या 2n? हैप्लॉइड किसको बोलते हैं? एन को बोलते हैं, 2n को डिप्लॉइड बोलते हैं। तो एक कैसा रहेगा? एन। ठीक है, अब हमको एक बात बताओ, तुम्हें दोनों से पूछ रहे हैं, ये है 2n और ये है n, यानी इसके बॉडी से हमको इस तरह से सेल डिवाइड करना है कि एक n हो जाए। माइटोसिस करेंगे कि मियोसिस करेंगे? किसमें आधा होता था, याद है? एक में आधा होता था, किसमें? मियोसिस। वेरी गुड। तो हमको ये रटने का जरूरत नहीं है कि क्वीन बी किस तरीके से गैमेट बनाएगी, कैसे बनाएगी? मियोसिस। समझ में आ रहा है? एक हमेशा ही n होगा, ये 2n है तो मियोसिस करेगी। अच्छा, स्पर्म भी आया हुआ ना, जाहिर सा बात है, एक है तो स्पर्म भी होगा तभी फ्यूज करेगा। कौन बनाया होगा? ये यही बनाया होगा ना, मेल ही बनाया होगा। ये है n, जाहिर सी बात है ये भी n ही होगा, गैमेट है। ये कैसे बनेगा? देखो इसका बॉडी भी n है और ये भी n है, क्या होगा? हैप्लॉइड माइटोसिस से बना है कि मियोसिस से बना है? मियोसिस में आधा हो जाता था, ये भी n है और हमको ये भी n चाहिए, तो कैसा करना होगा? माइटोसिस। ये एक ऐसा केस है जहां मेल और फीमेल में अलग अलग तरीके से बन रहा है। ह्यूमन में मेल भी और फीमेल भी दोनों ही मियोसिस से बना रहा था, यहां अलग अलग तरीके से बन रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या किया यहाँ पे? इधर दिखाई दे रहा ना? हाँ, तो क्वीन भी मियोसिस के थ्रू एक बनाई और ड्रोन माइटोसिस के थ्रू स्पर्म बनाया। ये हमेशा ही n होगा, फिक्स है, इसके बॉडी के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, चलेगा? अब बताओ, ये बहुत सारा एग रिलीज करी और कुछ स्पर्म रिलीज करी, सारा स्पर्म कर देंगे तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोबारा मेटिंग का ऑप्शन इसके पास नहीं है। तो अब कुछ स्पर्म, तो जाहिर सी बात है, मान लो अगर 1000 एग है और मान लो अगर 400 स्पर्म रिलीज करा गया है, तो जाहिर सी बात है कि या मान लो 600 करे या 800 ही कर दीजिए, चलो, तो जाहिर सी बात है ये 800 स्पर्म और 800 एग फ्यूज करेंगे। अच्छा देखना इधर दिखा क्या चेंज ही कर देते हैं। फीमेल के साइड से 1000 एग था, मेल के साइड से कितना था? 800 स्पर्म। अच्छा, ये भी n था, ये भी n था, तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि इस एग में से 800 एग ऐसा होगा जो फर्टिलाइज होगा, क्योंकि 800 ही स्पर्म है, 200 एग क्या हो जाएगा? अनफर्टिलाइज्ड रह जाएगा।
समझ में आया बात? 800 फर्टिलाइज हो चुकी, 800 स्पर्म है और 800 ऐसे ही रह जाएगा, यानी इस 800 एग में से 800 को मिल जाएगा स्पर्म, यही होगा ना? ये वाला 800 स्पर्म इसको मिलेगा। देखो फ्यूज करा स्पर्म और एग, एन और एन मिलकर क्या बनाएगा? 2n। वैसा एग जो फर्टिलाइज हो जाता है वो बनाता है क्या? इसका सिंबल है फीमेल। और वैसा एग जो अनफर्टिलाइज रह गया वो बिना स्पर्म के फर्टिलाइज हुए अपने आप कन्वर्ट हो जाता है किसमें? और ये कैसा रहेगा? n की 2n। भाई दूसरा स्पर्म आया ही नहीं है तो n का नहीं रह जाएगा। इसीलिए तो देखो मेरा ड्रोन कैसा था, ड्रोन कैसा है मेरा, देखो मेल तो नहीं रह गया, जबकि फीमेल कैसी हो गई? ये भी 2n और ये भी। अब देखो फीमेल तो बन गई, अब ये किसे डिसाइड होगा कि कौन क्वीन बनेगी और कौन वर्कर बनेगी? होता यूं है कि इनमें से जो सबसे पहले अंडा में से बाहर आएगी ना फीमेल, जो फर्स्ट होगी, कलर चेंज कर देता हूं, जो फर्स्ट फीमेल होगी वो कन्वर्ट होगी और बाकी सारी क्या होगी? स्टेराइल हो जाएगी, यानी क्या इसमें कन्वर्ट होगी? वर्कर भी। होता ही है कि जो पहली फीमेल निकलती है ना अंडा में से, मान लो पहली फीमेल जो निकली उसके शरीर से एक हार्मोन निकलना चालू होता है, उसको बोलते हैं एंटी क्वीन हार्मोन। क्या बोलते हैं? एंटी क्वीन। अब बाकी सारी फीमेल जैसे जैसे अंडा से बाहर निकलेगी तो वो हार्मोन को सूंघेगी, उस हार्मोन को सूंघते ही उसके बॉडी में यूट्रस ओवरी सबका डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो फीमेल तो है लेकिन यूट्रस है नहीं, ओवरी है नहीं, तो कभी रिप्रोड्यूस कर सकेगी? तो बाकी सब कैसी हो जाएगी? और जो पहली रहेगी वो कैसी होगी? फर्टाइल। तो क्वीन क्या पता है तो कि इसके बाद इसके बॉडी से निकल रहा होता है एंटी क्वीन जो कि बाकी सबको स्ट्राइल कर देता है। हाँ सही से बात है, पहली जो निकली वही बन गई। अब सुनो एक और बात, यहाँ पे वर्कर में मतलब ट्विंस में, हनी बी में बहुत जबरदस्त कास्ट सिस्टम होता है। पहले तो मेल फीमेल में बांटे, वर्कर में बांटे, 3 कास्ट हो गया, क्वीन, वर्कर या मेल यानी ड्रोन। उसके अलावा वर्कर को बहुत जबरदस्त तरीके से गुलाम बना के रखा जाता है, सब काम ये करेगी। कुछ होगी जो खाना ढूंढेगी, कुछ होगी जो बच्चों को पालेगी, ये जो बच्चे निकल रहे हैं उनको पालने के लिए कुछ वर्कर होती है, कुछ बच्चों को पालती है, कुछ पहरेदारी करती है गेट पे खड़ा होके, कुछ पहरेदारी, जैसे कुछ चींटियों में भी ऐसा होता है, साइबेरिया इस तरह में कुछ चींटी ऐसी होती है जो उस ठंड में मर जाएगी। तो क्या होता है कि बहुत सारे चींटी में से कोई एक चींटी क्या होती है, हर रात का, साइबेरिया के रात में इतना ठंडा होता है कि हर सारा का सारा चींटी का पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो होता ही है कि हर रात उस चींटी के पॉपुलेशन में से कोई एक चींटी बाहर निकलती है, मतलब रात होने से पहले अपने घोंसले को, अपने जो भी उसका अड्डा होता है उस अड्डे को बाहर से सील करती है ताकि बर्फीला हवा अंदर नहीं जाए। तो जाहिर सी बात है बाहर से सील करेगी तो कोई तो बाहर ही बच जाएगी। तो हर दिन एक चींटी का बलिदान होता है ताकि बाकी सारी चींटी बचे। ऐसा चींटियों में भी होता है, हनी बीज में भी होता है। अंदर से नहीं कर सकते? नहीं, अंदर से सील नहीं कर सकते, निकल नहीं पाएंगे। फिर बाहर से सील करते तो अंदर से तोड़ के अगले दिन सुबह में फिर से चींटी निकल जाएगी। ठीक है, तो चींटियों में भी होता है, यहाँ भी होता है। कुछ वर्कर है, कुछ क्वीन है, कुछ आर्मी में, कुछ लड़ाई करती है, कुछ का काम होता है डिसिप्लिन, कुछ पुलिसिंग करती है, कुछ साफ सफाई करती है, एकदम काम बटा हुआ है सबका। अच्छा, एक और बहुत खास बात है हनी बी, हम सब कुछ यही बता दे रहे हैं, हस्बेंड्री में बोले ना कि वो वाला पार्ट पूरा ही गायब हो जाएगा। वहां तो सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन था, थोड़ा सा बताएं। बस सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे एंड बनता है तो पूरा कहानी बना दी। एक और चीज होता है खास, वो खास ये होता है कि जो इनमें खाना ढूंढने वाली बी होती है ना उसको बोलते हैं स्काउट बीज। क्या बोलते हैं? स्काउट बीज। उसका कुछ कोडिंग लैंग्वेज होता है। हम लोग आज हनी बी के कोडिंग लैंग्वेज को डिकोड कर चुके हैं। हमको पता है कि हनी बी कैसे बात करती है, हम लोग हनी बी से बात कर सकते हैं। हनी बी बात कैसे करती है पता है? डांसिंग के थ्रू। खाना मिला, अगर नजदीक में खाना मिला तो अलग तरह से डांस करेगी, थोड़ा दूर में खाना मिला तो अलग तरह से डांस करेगी,
तो इनका डांसिंग लैंग्वेज इसको एक साइंटिस्ट डिकोड कर दिए थे और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। कौन साइंटिस्ट क्या इतना नहीं जानना है, बट हनी बी में डांसिंग होता है जो इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड वाला कुछ भी पूछ देता है कई बार, तो ये एक्स्ट्रा है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हनी बीज में स्पेशल डांस होता है। हनी बी कम्युनिकेट बाय डांसिंग। बोला ना भी एक्स्ट्रा है लेकिन पूछ सकता है क्योंकि बहुत स्पेशल है। सोचो ना, खाना मिला तो नाचते रहे, पगला गई दादी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। हमको याद रहा मेरे से सवाल ग्रेजुएशन में पूछा गया था कि हनी भी डांस करके, हनी भी बात कैसे करती है, तो डांस करके बात करती है। अब उसका भी टाइप है, टेल विगिंग डांस, तो सब नहीं जानना, डिटेल ज्यादा हो जाएगा, बट इतना जान लो कि नजदीक खाना मिला कि दूर खाना मिला, इसके बेसिस पे अलग अलग तरह का डांस होता है। ठीक, याद रहेगा। हनी भी डांस करके बात करती है, ये याद रहेगा, कोई ज्यादा जरूरी वाला है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ एक चीज तो खास जाने, कभी कभी कोई एक ऑर्गेनिज्म बिना फर्टिलाइजेशन करे भी बच्चा पैदा कर सकता है, जाने ना। अच्छा, इसको क्या बोले, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जाहिर सा बात है क्योंकि पेरेंट तो एक ही है, लेकिन गैमेट बना है, एक तो बना है ना, तो गैमेट तो बना, बस गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है, गैमेट फ्यूजन नहीं होगा। गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है, गैमेट फ्यूजन नहीं होगा। समझ गए बात? सर फ्यूजन में तो बच्चा कैसे बनेगा? अपने आप अपने आप जैसे ह्यूमन में क्यों नहीं होता? अलग अलग कारण है, जेनेटिक कारण है। खैर, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू बच्चा बिना फर्टिलाइजेशन के बने, उसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं the process by which an organism forms its offspring without fertilization। एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू पेरेंट्स बच्चे को बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस करते हैं, क्या बोलते हैं? या यही सवाल से पूछता है, अगर कोई गैमेट बिना किसी दूसरे गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बच्चा पैदा करते तो क्या बोलेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। याद रहेगा। क्वीन मर गई तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग फीमेल होगी वो क्वीन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सबका उपाय है। तो अब एक बार देख लेते हैं इसको। Based on whether there is participation of one organism or two organism, it is of two type। ठीक है, दो तरह का होता है। अगर सिंगल पेरेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल। और अगर दो पेरेंट हैं ऑपोजिट सेक्स, ये भी खास बात ध्यान देना, इन्हें दोनों फीमेल, बच्चा नहीं बनेगा, दोनों मेल, बच्चा नहीं बनेगा। reproductive process also involve fusion of gamete called सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला। अच्छा हाँ, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म क्यों करता है और कैसे करता है, ये बहुत तक डिपेंड इस बात पे भी करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है। ठीक है, अगर पानी में है तो अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा, जमीन पे तो अलग तरीके से करेगा, है ना, अंडा देगा, बच्चा देगा, ये आसपास के सराउंडिंग पे भी बहुत डिपेंड करता है। अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे एक सवाल इवोल्यूशन में पूछा गया था ना कि जब प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल पढ़े थे ना, अगर दोनों ऑलमोस्ट सेम ही सेम है, जैसे यहाँ पे मान लो मोल है, वहां मार्सुपियल मोल है, ऑलमोस्ट सेम ही है, तो जब दोनों सेम है तो फिर प्लेसेंटल मैमल को एडवांस क्यों बोलते हैं? कारण है, हम सीधा बच्चे को जन्म देते हैं, हमारा बच्चा ठीक ठाक डेवलप्ड होता है तो वो मरेगा नहीं, जबकि मार्सुपियल्स में बच्चा इतना अंडर डेवलप्ड होता है कि कंगारू बच्चा देने के बाद भी पेट में पाउच में कैरी करता है, नहीं करेगा तो बच्चा मर जाएगा। यानी वो बच्चा इतना डेवलप्ड नहीं है कि वो पाउच से बाहर आ सके उस केस में, इसलिए वो थोड़ा अंडर डेवलप्ड है। ज्यादा चांसेस है कि शिकारी अगर वहां आ गया तो मार देगा उसके बच्चे को, है ना। और जो ठीक ठाक, जैसे मान लो हिरन है, बच्चा जन्म लिया तुरंत दौड़ने लगता है, देखिए कभी सुने नहीं, मान लो हिरन या घोड़ा ऐसा बच्चा दिया ना, आधा घंटा मैक्स टू मैक्स दौड़ लगा सकता है बच्चा, ये खास बात है। तो अगर नहीं दौड़ पाएगा तो आपको लगता है कि शेर या भेड़िया या जो लकड़ भक्का होता है हाइना छोड़ देगा उसके बच्चे को? वो ताजा ताजा नरम नरम मांस बोल के खाएगा, एकदम पार्टी। तो जरूरी था कि वो भागे, नहीं भागेगा तो बचेगा ही नहीं। इसके लिए
कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है ये उसके फिजियोलॉजी पे और बहुत सारे अदर फैक्टर जो कि ओवरऑल एनवायरनमेंट से भी डिपेंडेंट है, हैबिटेट पे भी इस पे डिपेंड करता है कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं मुझे अभी तक में। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। चलो एक